बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th इंग्लिश का जो मॉडल पेपर हमने आपसे शेयर किया था, तो उसमें मौजूद जो MCQs हैं, तो आज की इस वीडियो में उन MCQs के आंसर्स आपको बताए जाएंगे और साथ आपको समझाए भी जाएंगे। तो पहला MCQ है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एन एडवर्ब, के इनमें से किस जुमले में एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों, एडवर्ब याद रखिएगा कि ADVER वर्ब जो है ना बच्चों, वर्ब का मतलब क्या होता है, फेल यानी कि काम। अब साथ जब ये आ जाता है लफ्ज़ ऐड, तो ऐड का मतलब ये हो जाता है कि ये काम की जो हालत है, जो काम करने का जो तरीक़ा है, या काम करने का जो वक्त है या जगह है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, एडवर्ब काम के मुतल्लिक, ठीक है, काम की हालत, जगह, वक्त या तरीक़े के जो तरीक़ा है उसके बारे में बताता है। ठीक, अब हमने यहाँ पर इन जुमलों में ये ढूंढना है। तो द कैट इज़ फरी, अब FURRY फरी। अब यहाँ पर जो फरी है ना बच्चों, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, सिफ्त होती है। ठीक है, सिफ्त यानी जो इसम होता है, नाउन और प्रोनाउन उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब जो इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव, ठीक है, अब एडजेक्टिव हमें इंफॉर्मेशन देता है कि उसका साइज़ इसके बारे में बताता है, या उसका जो रंग होता है उसके बारे में, या उसकी शेप के बारे में, या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, जैसे कि रेड कार या टॉल बॉय वगैरह। तो यह जैसे दी कैट इज़ फरी, ठीक है, कैट नर्म है। तो अब जो फरी है यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये आपने याद रखना है। दूसरे ऑप्शन में देखिए, शी सैंग ब्यूटीफुली एट दी कॉन्सर्ट। अब यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुली, तो एडवर्ब की बच्चों याद रखिए, एडवर्ब की एक और पहचान भी ये होती है कि ये ज़्यादातर जो जुमलों के आखिर में LY आता है। ठीक है, जैसे अब ब्यूटीफुली LY आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका दुरुस्त है। ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। और जो ऑप्शन सी है, द बुक ऑन द टेबल इज़ न्यू। अब यहाँ पर देखिए ऑन द टेबल, ये ऑन द टेबल ना बच्चों आपके पास फ्रेज़ है। ठीक है, और अच्छा बच्चों, एक होता है फ्रेज़ और एक होता है क्लॉज। इन दोनों के बारे में भी आप समझ लीजिए। फ्रेज़ होता है नामुकम्मल जुमला, अधूरा जुमला, और क्लॉज होता है मुकम्मल जुमला। ठीक है, मुकम्मल जुमला होता है। अब फ्रेज़ में जो बात है वो अधूरी होती है। ठीक है, बात मुकम्मल नहीं होती। अब ऑन दी टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर। अब यहाँ पर ये एक फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है, अधूरी बात है। ठीक है, क्लॉज क्या होता है, मुकम्मल जुमला होता है। ठीक है, जिसमें जो सुनने वाला है उसको पूरी बात समझ आ जाती है। ठीक है, दी बुक ऑन दी टेबल इज़ न्यू। अब ये जो है ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बनता है। खैर, फ्रेज़ अधूरा जुमला और क्लॉज मुकम्मल जुमला होता है, ये भी आपने याद रखना है। फोर्थ है, ही इज़ अ फास्ट रनर। अब ये फास्ट आ गया है। अब फास्ट जो है, अब ये जो ही है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, उसकी सिफ्त को, उसकी खूबी को बयान कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये आपके पास एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव, ये वाला भी एडजेक्टिव, और ये आपके पास एडवर्ब आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, और सी में हमारे पास फ्रेज़ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों साथ साथ आपने समझनी है और याद रखनी है। अब दूसरा MCQs देखते हैं बच्चों। दूसरा MCQ है बच्चों, पिक आउट द सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल डिवाइस। एक जुमला हमने यहाँ से पिक
करना है जिसमें मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और ट्रांजिशनल डिवाइस हो। अब बच्चों यहाँ पर आप देखें ऑप्शन ए को। अच्छा, सबसे पहले ना बच्चों ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि मेन क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया है क्लॉज, ठीक है, जो मुकम्मल जुमला होता है, ठीक है, जो मुकम्मल जुमला होता है। और इसकी एक और पहचान भी बच्चों आपने याद रखनी है कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। वर्ब यानी काम, ठीक है, फेल, और सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही हो। और सब्जेक्ट ज़्यादातर केसेस में हमारे पास नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्लॉज मुकम्मल जुमला जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। वर्ब काम और सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात की जा रही होती है, और सब्जेक्ट ज़्यादातर नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। अब क्लॉज जो है ये जो हमारे पास मुकम्मल जुमला होता है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है मेन क्लॉज, ठीक है, एक होता है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को बच्चों आप लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। और मेन क्लॉज जो ख़ुद अकेले ही मुकम्मल मायने दे, वो जुमला जो ख़ुद मुकम्मल मायने दे अकेले, उसे मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जी सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज का क्या मतलब है, ये ख़ुद मुकम्मल मायने नहीं दे सकता, ठीक है। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, इसलिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब एक और लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया उसने, ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो उसको बारे में भी समझ लीजिए। ट्रांजिशनल डिवाइसेस बच्चों ये वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, और ये जो है ये ब्रिज का काम करते हैं। अब ब्रिज का काम करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस को या क्लॉज को या आइडियाज़ को जोड़ते हैं, ठीक है। और जो मशहूर जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस है बच्चों वो है आपके पास हाउएवर, ठीक है, बिकॉज, और फिर है बट आल्सो, ठीक है। इसके बाद जी मोर अवर भी है, ठीक है, मोर अवर होती है नेक्स्ट, और फिर फर्दर मोर यानी मोर अवर, आल्सो, इन एडिशन, सच एज़। तो ये सारी जो हैं ये आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। अब जो है ऑप्शन उनकी तरफ मूव करते हैं। शी वेंट टू द स्टोर, ये आपके पास मेन क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट भी है शी और वेंट वर्ब भी मौजूद है, ठीक है। शी वेंट टू द स्टोर बिकॉज, अब बिकॉज आपके पास से ट्रेडिशनल डिवाइस है। शी नीडेड मिल्क, अब शी नीडेड मिल्क ये आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो अब याद रखिएगा बच्चों, शी वेंट टू द स्टोर ये आपके पास मेन क्लोज है, और शी नीडेड मिल्क ये आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। अब जब मेन क्लॉज पहले हो और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बाद में हो तो दरमियान में कोमा नहीं आता, ठीक है। यानी आपने फिर यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस ऐड करनी होती है, तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशनल डिवाइस लिखने से पहले यहाँ पर कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये पंचुएशन के लिए भी आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पर अब आपके पास मेन का क्लॉज भी है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें मेन का क्लॉज पहले हो, फिर ट्रांजिशनल डिवाइस भी मौजूद है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी मौजूद है। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। और आप सेकंड को देखिए, जो दूसरा है कि शी बिकॉज शी नीडेड मिल्क। अब बिकॉज शी नीडेड मिल्क ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ जाए तो यहाँ पर कोमा लगाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमा लगा हुआ है। कोमा लगाने के बाद फिर आप मेन क्लॉज लिखते हैं, तो ये ऑप्शन भी बच्चों आपका ठीक है। मगर यहाँ पर मेन क्लॉज
पहले है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को ही दुरुस्त मानेंगे। और ऑप्शन सी में यहाँ पर सेमी कॉलन है, तो ये रोंग है। और ऑप्शन डी में भी यहाँ सेमी कॉलन है, तो ये भी रोंग है। अब मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की जानिब। थर्ड एमसीक्यू है बच्चों, द रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे। ठीक है, लाल गाड़ी हाईवे पर स्पेड डाउन तेज़ी से दौड़ी। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़। अब जो अंडरलाइन पार्ट है रेड, इसके बारे में हमने बताना है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। तो बच्चों, एडजेक्टिव की तारीफ़ मैंने पहले भी आपको बताई है कि ये एडजेक्टिव मतलब सिफ्त होता है। ठीक है, कि ये इसम यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो उसका साइज़ क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी शक्ल या उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पर रेड है, तो अब सबसे पहले ये जो है इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ ताकि आपको याद रहे। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये वो एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज़ की खूबी, खामी, रंग या उसकी हालत के बारे में बताता है, जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, रेड कार, टॉल बॉय वगैरह। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो उसकी डिस्क्राइब करता है उसकी हालत को, उसके रंग को, उसकी खूबी को। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों कि ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे दिस बुक, डैट पेन, दोज बर्ड वगैरह, जो इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव बच्चों ये मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे माई बैग, योर हाउस, हिज कार वगैरह, इससे मलकियत या ताल्लुक़ ज़ाहिर हो। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ये जो हैं ये सवाल, इंटेरोगेटिव यानी सवाल, इसके अंदर हम जो है वो पूछते हैं, यानी कि हुज़ की या व्हाट टाइम। ठीक है, व्हाट जो है व्हाट कलर। ठीक है, इस तरह के जो जुमले होते हैं जिनमें व्हाट, हुज़ यानी जिनमें सवालिया जो जुमले हैं वो भी अगर साथ आते हैं तो फिर जो है वो हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों ये है रेड कार। अब रेड जो है, अब ये उसका रंग शो कर रहा है। जब रंग शो हो तो वो होता है जी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बच्चों आपके पास दुरुस्त है, क्योंकि उसकी जो हालत है, उसका जो रंग है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। अब बच्चों फोर्थ एमसीक्यूज़ है कि चूज़ द ऑप्शन इलस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, इससे पहले आप बच्चों ये थोड़ा सा सीख लीजिए कि पार्टिसिपल क्या होता है। अब पार्टिसिपल ये एक ऐसा फेल होता है, यानी ऐसा वर्ब होता है जो जुमले में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी जुमले में सिफ्त का काम करता है। वर्ब जब एडजेक्टिव का काम जुमले के अंदर करता है तो ये पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है, ये होता फेल ही है, लेकिन नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त को बयान करता है, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। अब पार्टिसिपल बच्चों हमारे पास से तीन होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है जी पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है जी परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तीनों को ज़रा ध्यान से आपने समझना है। प्रेजेंट, PRES कर देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बच्चों हमारे पास जो होता है ये वर्ब की फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म के साथ जब ING लग जाता है तो ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे कि आप एक मिसाल देखें तो सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, या बोरिंग फिल्म।
ठीक है ना। अब फिल्म के बारे में यहाँ पर उसकी जो हालत है उसके बारे में बता रहा है। क्राइंग बेबी, ठीक है। अब बच्चे की हालत के बारे में बताया जा रहा है। सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वर्ब की फॉर्म के साथ जब आई एन जी आ जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है और ये यहाँ पर एज आ एडजेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। और एक होता है जी हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल में बच्चों हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे ब्रोकन ग्लास, ठीक है, टूटा हुआ शीशा। फिर रिटन लेटर, अब यहाँ पर भी अब लिखा हुआ ख़त, ठीक है। तो उसके बारे में बयान हो रहा है, तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। फिर एक होता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल ये इससे मुराद ये होता है कि जब एक काम मुकम्मल हो चुका होता है और दूसरा जब शुरू होता है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान ये है कि ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड जैसे कि इसकी मिसाल है। और अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कि ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है। ही लव्स टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, तो ये हमारे पास जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। मगर यहाँ पर एक और चीज़ चलो वो भी सामने आ गया तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप ये देखें कि वर्ब के साथ आ गया है टू रीड। तो अब यहाँ पर जो वर्ब के साथ जब टू आ जाता है तो ये हमारे पास इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। वर्ब टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। जैसे कि टू स्विम, टू प्ले, टू मीट वगैरह। और फिर है जी बच्चों हमारे पास दूसरा ऑप्शन है द चिल्ड्रन आर लाफिंग अप्रोवेसली, ठीक है। बच्चे खिलखिला कर हंस रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये देखें कि लाफिंग, ठीक है ना। अब जो है वर्ब भी है और आई एन जी भी है और ये बच्चों की सिफ्त भी बयान हो रही है कि वो खिलखिला कर हंस रहे हैं और यानी उनकी हालत भी बयान हो रही है। तो ये आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर दुरुस्त है। यहाँ पर है स्विमिंग इज़ आ हेल्दी एक्टिविटी। अब स्विमिंग, अब यहाँ पर ना जो स्विमिंग है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, साथ आई एन जी भी है, मगर यहाँ पर ना स्विमिंग एज आ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, एज आ नाउन। और जब वर्ब एज आ नाउन या एज आ इसम काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, जेरेंट, ठीक है, उसे जेरेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। अब स्मोकिंग यहाँ पर एज अ नाउन काम कर रहा है तो ये भी जेरेंट है। रीडिंग इज़ माय हॉबी, ठीक है। तो ये भी अब रीडिंग भी यहाँ पर एज अ जेरेंट काम कर रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और फिर है जी लाफिंग इज़ अ टॉनिक्स फॉर ब्रोकन हार्ट। अब लाफिंग यहाँ पर फिर जो लाफिंग एज आ नाउन काम का कर रहा है, एज आ इसम काम का कर रहा है, तो ये भी आपके पास जेरेंट है, ठीक है। और फॉर ब्रोकन हार्ट, अब यहाँ पर ब्रोकन हार्ट यानी टूटे हुए दिल, तो यहाँ पर ब्रोकन और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और दिल की हालत भी बयान हो रही है, तो ये आपके पास पास्ट पार्टिसिपल भी है, ठीक है। जेरेंट भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेन अ क्लॉज, कि किस में क्लॉज मौजूद है। तो ही वाज रनिंग डाउन द स्ट्रीट, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कि ये एक जो है सिंपल जुमला है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, तो ये भी एक सिंपल जुमला है। वाई दे लेफ्ट अर्ली, ये आ गया ना, वाई दे लेफ्ट अर्ली इज़ नॉन टू एस। वाई दे लेफ्ट अर्ली,
ये आपके पास इसमें अब मेन क्लॉज भी मौजूद है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी मौजूद है। वाई दे लेफ्ट अर्ली इज़ नॉन टू अस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका दोस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आएगा। और फिर फोर्थ वाला का भी देख लेते हैं। ही ग्रीटेड मी विद अ स्माइल। अब विद अ स्माइल ये आपके पास एक फ्रेज़ है, तो ऑप्शन 5 का जो दोस्त ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट जो MCQs हैं उनको उसको देखते हैं। सिक्स्थ है बच्चों आपके पास, चूज़ द ऑप्शंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट कोनोटेटिव मीनिंग। कोनोटेटिव यानी इसका बाकायदा जो मफहूम होता है, ठीक है, मफहूम यानी जिससे ये लफ्ज़ वाज़िया हो जाए। तो कोनोटेटिव मीनिंग वर्ड लग्जरी, तो लग्जरी का कोनोटेटिव मीनिंग यानी जिससे इस लफ्ज़ का मफहूम बाकायदा तौर पर यानी इसका मतलब बाकायदा तौर पर वाज़िया हो जाए। तो होम, होम होता है घर, ये भी नहीं है। पैलेस, पैलेस महल, तो लग्जरी लाइफ यानी रिचेस्ट लाइफ यानी कि पैलेस यानी महल की लाइफ। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन बी पैलेस। हट ये झोंपड़ी को कहते हैं। और कॉटेज, कॉटेज होता है कि किसी नहर के किनारे जो छोटे से घर बने होते हैं, ठीक है। एक गांव में या शहरों में भी अगर हो, तो मैंने तो नहीं अभी देखा कभी। तो दरियाओं के किनारे जो छोटे से घर बने होते हैं उन्हें कॉटेज कहा जाता है। और अब जो है नेक्स्ट इसको देखते हैं। सेवन्थ MCQ है बच्चों, पिक आउट द ऑप्शंस विच डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ मेटाफर। ठीक है कि मेटाफर कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब यानी वाज़िया करें, वजाहत करें किसकी, मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है बच्चों कि आप एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन जब किया जाए तो वो मेटाफर होता है। और जब ए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए लाइक या एज़ का, तो फिर इसे सिमिली कहते हैं, ठीक है। इसे सिमिली कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना, ये सिमिली यानी तशबीह कहलाता है। और एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन करना, वही चीज़ बना देना, मेटाफर यानी इस्तिहारा कहलाता है। अब हमने इस्तिहारा यानी मेटाफर देखना है। तो टाइम इज़ मनी, ठीक है, वक्त पैसा है। अब टाइम को डायरेक्ट मनी से कंपेयर किया गया है, तो ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, टाइम इज़ मनी। दूसरा ऑप्शन है बच्चों आपके पास, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री। ठीक है, अब विस्पर्ड यानी सरगोशी करना। अब ये सरगोशी करना ये इंसानी खूबी है। जब कोई इंसानी खूबी किसी बेजान चीज़ को, अब हवा बेजान, अब इसको दी जाए, ठीक है, जब इंसानी खूबी किसी बेजान को दी जाए तो इसे परसोनिफिकेशन कहते हैं, इसे परसोनिफिकेशन कहा जाता है। और थर्ड है जी, हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। अब एज आ गया है तो ये आपके पास सिमिली है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है जी, द लीव रसल्ड इन द ऑटम ब्रीज। अब रसल्ड यानी सरसराहट, ठीक है। अब ये सरसराहट का जो रिजल्ट है, यहाँ पर अब दो फिगर ऑफ स्पीच आ रहे हैं। एक आ रहा है इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी यानी कि मंजर निगारी, ठीक है। यहाँ पर ना अब मेंटल पिक्चर है। अब सरसराहट जो है ये अब हमारे जो 5 सेंस हैं उनको बेदार और इससे 5 सेंस बेदार हो रहे हैं, ठीक है। मंजर निगारी हो रही है, मेंटल पिक्चर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास जो इमेजिनरी भी है और रिजल्ट। अब यहाँ पर सरसराहट ये आवाज़ है, ठीक है ना। इसमें असल आवाज़ की, जब असल आवाज़ की नकल की जाए यानी अल्फाज को बोलने से वही आवाज़ पैदा हो, तो इसे कहते हैं ओनोमैथोपिया, ठीक है।
ओनोमेथोपिया, ठीक है ना, इसमें असल आवाज़ की नकल होती है, जैसे कि टिक टॉक घड़ी की आवाज़ है। फिर है हमारे पास स्प्लैश की आवाज़ आती है जब पानी में कोई चीज़ गिरती है, या हिस सांप की आवाज़ होती है, ठीक है। तो इस यहाँ पर अब जो है ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, आपने इनको भी याद रखना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एट्थ एमसीक्यूज है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ इम्पीरेटिव, कि यहाँ ये जो जुमले दिए गए हैं इनमें से कौन सा इम्पीरेटिव है। इम्पीरेटिव मतलब हुक्मिया जो जुमले के किस में हुक्म दिया गया है, ठीक है। इम्पीरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई कमांड दी जाती है, या रिक्वेस्ट या एडवाइस या इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क विल यू गो आउट एंड प्ले, अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद क्या तुम बाहर जाओगे और खेलोगे। अब यहाँ पर आखिर में आपने देखे तो क्वेश्चन मार्क भी है और जुमले में विल भी इस्तेमाल हुआ है। अब विल और क्वेश्चन मार्क की वजह से ये जो जुमला है ये आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला है। दूसरा ऑप्शन देखिए, रनिंग थ्रू दी मिडोज द डॉग चेजेज बटरफ्लाई। अब मिडोज मतलब घास का मैदान, तो घास के मैदान में भागते हुए कुत्ते ने बटरफ्लाइज यानी तितलियों का पीछा किया। तो अब ये एक सिंपल जो जुमला है, ठीक है, जब बात की जाए या किसी हकीकत या मालूमात या राय को बयान किया जाए तो इस तरह के जो जुमले होते हैं उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और द ओल्ड बुक विद द worn आउट कवर हैड ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ठीक है, एक पुरानी बोसीदा की किताब है कि जिसमें एक ख़ूबसूरत तस्वीर है। तो ये भी अब जो है एक बयानिया जो जुमला है, तो ये भी आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और फिर है बच्चों आपके पास गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ़्ट, ठीक है, सीधे जाओ और दाएं मुड़ जाओ। अब यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, हिदायत दी जा रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो जुमला है ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त है, यहाँ ये आपके पास इम्पीरेटिव है, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके पास दुरुस्त है। एक और जो जुमला होता है बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिनमें किसी खुशी, गमी, ताज्जुब का इजहार किया जाता है, ठीक है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो अब आपने मुझे एक कमेंट्स में बताना है कि द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, ये कौन सा जुमला है, ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट ये कौन सा जुमला है। और नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। नाइन्थ एमसीक्यू है बच्चों, चूज़ द ऑप्शंस विच इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, ठीक है, जैसे हैप्पीनेस, लव। तो अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग महसूस कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बच्चों, द कैट चेजेस द माउस अक्रॉस द यार्ड। अब कैट और माउस इन्हें हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकें और छू भी सकते हैं उन्हें कंक्रीट नाउन कहते हैं। तो ये आपके पास कंक्रीट नाउन है। और फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों, द चिल्ड्रन बिल्ड द सैंड कासल ऑन द बीच, ठीक है। अब चिल्ड्रंस बच्चे, तो इन्हें भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये भी आपके पास कंक्रीट नाउन है। थर्ड है कि शी फेल्ट अ शुगर ऑफ हैप्पीनेस व्हेन शी हर्ड द न्यूज़।
अब हैप्पीनेस को हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों ऑप्शन बच्चों आपके पास ऑप्शन सी है। और फोर्थ है प्लांट आर दी प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अब प्लांट्स हैं तो इन्हें भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो ये भी आपके पास कंक्रीट नाउन है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है ये जो है हम इसे देख तो नहीं सकते, इसकी बू नहीं होती, मगर इसका एटॉमिक वेट होता है, ठीक है। तो अब नाउन की बच्चों और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो वो भी आप इन्हें याद करनी है कि हमारे पास होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह का नाम होता है, जैसे अली, लाहौर। तो अब ये जो नाम है, कोई ख़ास नाम आ जाए, जगह आ जाए या चीज़ आ जाए, तो उसे आप लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर आता है इसके बाद कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम होता है, जैसे बॉयज़, ठीक है। और फिर आम नाम आ जाए जैसे चेयर्स, टेबल्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कॉमन नाउन्स में आ जाती हैं। और अगर ये कहा जाए कि प्रिंसिपल चेयर, तो अब ये ख़ास हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है कोलेक्टिव नाउन, ठीक है। कोलेक्टिव नाउन आपके पास कि क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों का या लोगों का मजमुआ होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँगी जी क्लास, अब ये जो क्लास है ये आपके पास कोलेक्टिव नाउन आ गया। आर्मी या टीम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कलेक्टिव नाउन में आती हैं कि बहुत सारी चीज़ों या लोगों का जो मजमुआ होता है। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास आता है जी मटीरियल नाउन, ठीक है, मटीरियल नाउन। अब ये किसी चीज़, मैटर या जो मादे को ज़ाहिर करने के लिए मटीरियल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और इनसे दूसरी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, गोल्ड, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास मटीरियल नाउन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जी काउंटेबल नाउन, ठीक है, जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, जैसे चेयर, टेबल, पेन वगैरह, इन्हें हम लोग गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे शुगर, लीव्स, सैंड्स वगैरह, तो ये इन्हें हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है उसे देखते हैं। 10th एमसीक्यूज़ है बच्चों, द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इलेटेड, यानी इलेटेड का क्या मुतरादिफ होगा, यानी इसका क्या मायनी है। इलेटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, तो डिलाइटेड का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बच्चों आएगा ऑप्शन ए, कन्फ्यूज्ड, उलझन का शिकार, का मतलब होता है डिप्रेस्ड, इंतहाई उदास, इसका मतलब होता है। और डिजेक्टेड यानी मायूस, तो ये डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड ये इसका उल्ट है, मुतरादिफ है, ठीक है। और इसका दोस्त जवाब है ऑप्शन ए, डिलाइटेड। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। 11th एमसीक्यूज़ है, आइदर स्टे हेयर और गो आउट, यहाँ ठहर जाओ या चले जाओ। दिस सेंटेंस इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ, अब यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, तो पहला ऑप्शन है सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि जिसमें एक मुकम्मल जुमले को नामुकम्मल जुमले के साथ जोड़ा जाता है, यानी मेन जो क्लोज़ है उसको सब ऑर्डिनेट क्लोज़ के साथ जब जोड़ते हैं तो उसे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। और ये हमारे पास होते हैं बिकॉज, ऑल दोज, सिंस, इफ़, ये सारे हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फिर इसके बाद जो दूसरा है बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब ये वो कंजंक्शंस होते हैं कि जो एक जैसी अहमियत वाले जुमलों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। और इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फैन बॉयज़,
ठीक है, फैन बॉय। एफ से मुराद है होता है जी ये हमारे पास फोर, ए से मुराद होता है एंड, और जो होता है एन इससे मुराद होता है नोर, ठीक है। और बी, बी से मुराद होता है बट, ओ से मुराद होता है और वाई से मुराद होता है येट, और एस से मुराद होता है सो। तो ये जो हैं फैन बॉयज़, ठीक है, फोर एंड नोर, ठीक है, और बट और येट और सो, ये जो सारे लफ्ज़ हैं ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद है बच्चों हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन। तो को रिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा पेयर की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड वगैरह। तो अब यहाँ पर ये देखिए आइदर और ये पेयर की शक्ल में यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन होगा हमारे पास को रिलेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये दो जो अलग चीज़ें होती हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, बट, स्टिल और हाउएवर। तो ये जो सारे हैं ये आपके पास एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। दो अलग चीज़ों से मुराद क्या है कि जैसे कि एक मिसाल देखते हैं कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ पर अब ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 12th एमसीक्यू है बच्चों, चूज द सेंटेंस विच इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशन, के कंपाउंड प्रेपोजिशन किस जुमले में इस्तेमाल हो रही है। तो बच्चों प्रेपोजिशन जो है ये नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो जुमले के जो बाकी हिस्सा होता है उसके साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन, ऑन, एट, फॉर, विद, आफ्टर। तो ये सारी प्रेपोजिशन होती है। ही वेंट टू दी स्टोर, अब टू यहाँ पर ये सिंपल प्रेपोजिशन है। दे विल मीट आफ्टर लंच, आफ्टर यहाँ पर सिंपल प्रेपोजिशन है। और शी वाज हैप्पी ड्यू टू, अब यहाँ पर ड्यू टू जो है ये प्रेपोजिशन है। अब इसके दो लफ्ज़ हैं, तो वो प्रेपोजिशन जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होती है उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर ड्यू टू ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है। शी अराइव एट द पार्टी इन स्पाइट ऑफ, अब इन स्पाइट ऑफ भी आपके पास कंपाउंड प्रेपोजिशन है। तो अब दोनों में कंपाउंड प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है। तो अब यहाँ पर जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक है आपकी, तो उसमें ड्यू टू को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, तो इसीलिए आपने भी ऑप्शन सी को ही दुरुस्त करना है, ठीक है। ड्यू टू और इन स्पाइट ऑफ ये दोनों कंपाउंड प्रेपोजिशन हैं जो दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 13 है बच्चों, शी वर्क थ्रू आउट द ईयर, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज़। अब थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, सारा साल उसने काम किया था, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर, अब ये क्या है, तो ये सबसे पहले है एडवर्बियल फ्रेज। अब फ्रेज के बारे में बच्चों मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये एक नामुकम्मल जुमला होता है। अब एडवर्बियल फ्रेज ये अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो हमें बताता है कि काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, यानी काम का वक्त, जगह या तरीका बताता है। एडजेक्टिवल फ्रेज, अब ये जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनकी खूबी या हालत के बारे में बताता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं। अब ये जो है हमारे पास थ्रू आउट, अब ये थ्रू आउट प्रेपोजिशन है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर, तो ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। तो दुरुस्त जवाब बच्चों आपका आएगा ऑप्शन सी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, ये बताता है कि काम किस तरीके या अंदाज से हुआ है, ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों।
14 है बच्चों, दी सेंटेंस इलस्ट्रेटिंग द करेक्ट यूज़ ऑफ टेंस एंड एस्पेक्ट ऑफ टाइम, कि किस जुमले में टेंस भी और टाइम भी सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो ही हैड टू कम टू सी मी यस्टरडे, ही केम टू सी मी यस्टरडे। तो सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है, ठीक है। ही केम टू सी मी यस्टरडे, ये जुमला आपका दुरुस्त है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट 15 है बच्चों, देयर वाज डैश काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब काउ, काउ का पहला लफ्ज़ है सी और ये कॉन्सोनेंट है, तो इसमें आएगा ए आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन बच्चों आपका दुरुस्त है। तो बच्चों इस वीडियो में जितनी भी डेफिनेशंस और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने ध्यान से समझनी है और अपने पास लिखनी है। तो एमसीक्यूज़ जो है इन्हीं चीज़ों में से बार बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।